तो हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, मतलब भारत का संविधान। तो भारत के संविधान में बहुत सारी ऐसी जरूरी बातें हैं और जरूरी चीज़ें हैं जिन पे ध्यान देना और प्रकाश डालना बहुत ज़रूरी है। और फ्रेंड्स, आज हम बात करने आ गए हैं द फंडामेंटल राइट्स। तो फ्रेंड्स, यह जो लोग पढ़ते हैं लिखते हैं, आर्ट्स के स्टूडेंट्स, लॉ के स्टूडेंट, वो तो बखूबी जानते हैं कि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं। लेकिन आप सभी को एज सिटीजन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हमारे फंडामेंटल राइट्स के रूप में क्या क्या राइट्स गारंटीड किए गए हैं, वह सब जानना आपको बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। तो आइए बात करते हैं कि हमारा पहला फंडामेंटल राइट क्या है। तो फ्रेंड, आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक जो है वो फंडामेंटल राइट के बारे में बात करता है। और जो सबसे पहला फंडामेंटल राइट है राइट टू इक्वालिटी, दूसरा है राइट टू फ्रीडम, तीसरा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, right to cultural and educational rights, and right to constitutional remedies। तो right to equality जो है वह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक डील करते हैं। तो क्या क्या है यह राइट्स, और राइट टू इक्वालिटी का मतलब क्या है? मतलब यह है फ्रेंड्स कि सभी में समानता का भाव होना चाहिए, कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, जाति, धर्म या कास्ट या सेक्स के लेके, रिलीजियन लेके, प्लेस ऑफ बर्थ लेके, हाँ, यह सब लेके कोई भेदभाव या क्रिटिसिज्म ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि धारा जो आर्टिकल 14 है वह क्या कहती है। तो आर्टिकल 14 कहती है इक्वालिटी बिफोर द लॉ, प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, मतलब सभी के लिए कानूनी व्यवस्था एक समान होगी और सभी को कानून से समान संरक्षण प्रदान किया जाएगा। लेकिन इसमें जो है गवर्नर और प्रेसिडेंट नहीं आते, वह लोग थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी राइट एक्सरसाइज करते हैं। अब देखते हैं फ्रेंड्स आर्टिकल 15 क्या कहती है। तो आर्टिकल 15 जो है, जैसा कि मैंने बताया, वह रेस, कास्ट, क्रीड, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और भी ऐसे जितने भी डिस्क्रिमिनेशन होते हैं उन्हें प्रोहिबिट करती है। और इसे 93rd अमेंडमेंट एक्ट के जरिए अमेंडमेंट किया गया ताकि एससी और एसटी जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स है उन्हें समानता का अधिकार दिलाया जा सके, और बैकवर्ड क्लासेस जो हैं हमारे समाज के उन्हें सामने लाया जाए, उनको थोड़ा अलग से अपॉर्चुनिटीज प्रदान की गई। और जो भी अनएडेड इंस्टीट्यूशंस थे एजुकेशन के, उन्हें भी इसमें प्रोत्साहित करने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी राइट्स एंड रिजर्वेशन और प्रिविलेजेस दिए गए। और फ्रेंड्स, आर्टिकल 16 क्या कहता है? आर्टिकल 16 जो है वो कहता है कि जो राइट टू एम्प्लॉयमेंट है वह सभी के लिए समान होगा, मतलब सभी को एम्प्लॉयमेंट पाने का और नौकरी करने का, कामकाज करने का समान रूप से अधिकार होगा। और आर्टिकल 17 जो है वह अनटचेबिलिटी को एबोलिश करता है, मतलब उसका विरोध करता है। मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति जिन्हें गाँव में ज़्यादा ये देखने को मिलता है, जैसे जाति बांटे हुए रहते हैं, कोई ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय, तो कोई स्वीपर वगैरह, ऐसे करके वहाँ पे इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट किया जाता है लोगों को कि उनका मतलब बहुत बार उनके अधिकारों का हनन होता है, डिफेमेशन किया जाता है, पब्लिकली उनको सही नहीं माना जाता है। तो फ्रेंड्स, यह अपराध है और यह आर्टिकल 17 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में
पूरी तरह से बहिष्कृत किया गया है इस चीज को, अनटचेबिलिटी को। अब कोई भी जो है वह अनटचेबल नहीं है, सबको समान अधिकार है। और आर्टिकल 18 जो है फ्रेंड्स, वह जो है टाइटल्स को एबोलिश करता है। जैसे कि पहले के ज़माने में टाइटल्स हुआ करते थे, महाराजा, राजा, रानी, ऐसे करके टाइटल्स हुआ करते थे। और फिर जो थोड़े वैसे काम करते थे जैसे स्वीपिंग वगैरह, तो उनके लिए अलग से टाइटल्स रहते थे। तो यह सब टाइटल्स आजकल कोई भी यूज नहीं कर सकता, जैसे कि अपने आप को क्वीन बताना या कुछ बताना, यह सब अपराध है। तो यह जो है पूरी तरह से एबोलिश किया गया है। और इसमें कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे कि आप टाइटल जो है वह प्रेसिडेंट और ऑनर जैसे जजेस के लिए यह अलग से होते हैं, क्योंकि ये लोग ऑनर्ड पीपल है और इन्होंने मेहनत की होती है पहुंचने के लिए, तो इनके सिवा और दूसरा कोई ऐसे टाइटल्स यूज नहीं कर सकते। बात करते हैं फ्रेंड्स आर्टिकल 19 की। तो आर्टिकल 19 क्या कहता है? आर्टिकल 19 जो है वो कहता है स्वतंत्र रूप से स्पीच देने का, मतलब भाषण का अधिकार सबको है। कोई भी जो सिटीजन है उसको फ्रीडम टू स्पीच है, और फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट एनी आर्म्स। आप कहीं भी एक जगह बैठ के सम्मिलित रूप से बैठ सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं, लेकिन बिना किसी हथियार के। इंडिया की टेरिटरी में कहीं भी घूम सकते हैं, और इंडिया की टेरिटरी में कहीं भी जो है घर बना सकते हैं, सेटल हो सकते हैं। और जो है आप कोई भी जो है प्रोफेशन या व्यवसाय कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, कोई भी ऑक्यूपेशन अपना सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। इस सब की आपको स्वतंत्रता मिलती है। आर्टिकल 20 जो है वो बात करता है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो है नहीं गिरफ्तार किया जाएगा अनलेस एंड अदरवाइज उन्होंने जो भी कंट्री के लॉ है, जितने भी लॉ है, जितने भी एक्ट्स है, उनके अंदर अपराध किया हो। मतलब जैसे कि बहुत बार लोग कितने तरह की इल्जाम लगा के किसी को कन्विक्ट करते हैं, तो वैसा नहीं किया जा सकता है। जितने भी लॉ लिखित रूप से इन्फोर्सेबल है इंडिया के अंदर, उन्हीं के अंदर किसी को भी कन्विक्शन में लिया जा सकता है या फिर उन्हें सजा दी जा सकती है। किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती, और कोई भी व्यक्ति जो है उसको आप जबरन उसके खिलाफ ही गवाही देने के लिए, बयान देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। और आर्टिकल 21 जो है कहता है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। मतलब कोई भी है उसे जीने का अधिकार है, और उसके पर्सनल लिबर्टी को कोई हनन नहीं कर सकता जब तक कि वह इन्फोर्सेबल बाय लॉ ना हो। मतलब उसने कोई ऐसा अपराध ना किया हो जिसके अंदर उसके इन अधिकारों को छीना जा सकता है। आर्टिकल 21A जो है वह बताता है कि जो भी बच्चे हैं 6 साल से 14 साल के, उनको फ्री में शिक्षा का अधिकार है। अब आर्टिकल 22 जो है वह कहता है कि किसी भी व्यक्ति को अगर अरेस्ट किया जाता है तो उसको पूर्ण अधिकार है यह जानने का कि उसे किस बिना पे अरेस्ट किया जा रहा है, और उसे अपने चॉइस के लीगल प्रैक्टिशनर भी चुनने का पूरा अधिकार होता है। और उसे यह भी अधिकार होता है कि उसे अरेस्ट करने के 24 घंटे के अंदर कोई भी नज़दीकी मजिस्ट्रेट के सामने हाजिर किया जाए। और आर्टिकल 23 जो है वह ह्यूमन ट्रैफिकिंग को प्रोहिबिट करता है, और
किसी से भी कोई जबरदस्ती का फोर्स लेबर नहीं करा सकते, काम नहीं करा सकते, इसमें उसकी बात कही गई है। जैसे कि बहुत बार यह देखा जाता है कि लोगों को उनकी कार्य अवधि से ज़्यादा कार्य करना पड़ता है, या फिर कोई भी ऐसा कार्य करना पड़े जो कि उनके एम्प्लॉयमेंट फील्ड से बाहर हो, या फिर कोई भी ऐसा कार्य करना पड़े जो कि उनके इच्छा के विरुद्ध हो, तो ऐसा अब नहीं करवा सकते। आर्टिकल 24 जो बात करता है कि आप 14 ईयर्स से नीचे किसी भी बच्चे से कोई भी कार्य नहीं करवा सकते हैं। उन्हें आर्टिकल 21A के तहत शिक्षा का अधिकार होता है। तो आर्टिकल 25 जो है वह बात करता है फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, मतलब आप किसी भी कार्य को जो करते हैं उसको सही या गलत समझने का, उसका निर्णय लेने का आपको पूरा हक है। फ्री प्रोफेशन, मतलब आप कोई भी प्रोफेशन जो इंडिया में है, लॉफुली है, उसे आप कर सकते हैं। और प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट रिलीजियस प्रैक्टिसेस, मतलब आप अपने धार्मिक मूल्यों को आगे लेके जा सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं जो भी आपके पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ के लिए अच्छा हो। मतलब आप कोई भी ऐसी रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं कर सकते जो कि आपके हेल्थ के लिए खराब हो। जैसे कि बहुत बार घर की औरतों को क्या है, उनको स्टार्व रहने के लिए बोला जाता है। क्योंकि उनके जो रूढ़िवादी सोच के हिसाब से उनके 2 या 3 दिन फास्ट रखने से या निर्जल रहने से बोलते हैं कि घर में उन्नति और बरकत आती है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, यह सब बर्बरता है और रूढ़िवादी विचारधारा है। जो आपके हेल्थ के लिए सही हो, जो पब्लिक ऑर्डर में हो, जो मोरल रूप से सही हो, वही आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि कितनी बार रिलीजियस प्रैक्टिसेस होती है, वह अंधविश्वास में कितनी बार इमोरल कार्य करते हैं। जैसे कि अपने आप को पीटना, जैसे कि आपने अगर तजिया देखा होगा तो उसमें कितने लोग होते हैं कि अपने आप को पीटने लगते हैं। या फिर जो ये मतलब मैं ऐसे बोलूँगी नहीं, लेकिन पद यात्रा करते हैं, उनके पैरों में छाले पड़ गए हैं फिर भी वो जा रहे हैं, तो पता नहीं इनको मतलब अंधविश्वास में ये रहते हैं। और ये इनका जब ख्वाहिश पूरी नहीं होगी तो बोलेंगे कि भगवान ने नहीं सुना। अरे भगवान के सुनने ना सुनने से क्या होता है, आपको अपने कर्म करने पड़ेंगे। अगर आप किसी सफलता में या फिर आपको कोई ख्वाहिश है ऐसी, तो आपको कर्म करना पड़ेगा, ना कि आप पद यात्रा करोगे या बिना खाए रहोगे तो आपके ये ठीक हो जाएगी। यह सब तो मानसिक रोगियों के काम है कि हम नहीं खाएं और कुछ भी सोचे कि अरे हमारे नहीं खाने से ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। यह सब रूढ़िवादी विचारधारा है। और आर्टिकल 26 जो है वह आपको प्रोवाइड करता है कि आप अपनी रिलीजियस प्रैक्टिसेस को कंटिन्यू रख सके, उन्हें मैनेज कर सके, जो भी आपके रिलीजियस अफेयर है। जैसे कि अगर आप कोई भी किसी कास्ट से बिलोंग करते हैं और आपकी कास्ट में यह जो एक परंपरा चली आती है, जैसे कोई भी पूजा पाठ की, तो उसे आप फ्रीली कर सकते हो, उसे आप आगे तक ले जा सकते हो। आर्टिकल 27 ने बात की है कि आप अपने रिलीजियस अफेयर्स को और प्रैक्टिस कर सकते हो, और उसके लिए जो भी आपके टैक्सेस है उनको आपको भरना चाहिए ताकि आपके रिलीजियस अफेयर्स पूरी स्मूथली चले, उनका प्रमोशन हो, वो आगे तक जा सके। और आर्टिकल 28 जो है वह बात करता है कि कोई भी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है उसमें रिलीजियस इंटरफेरेंस ना हो।
आते हैं आर्टिकल 29 पे। फ्रेंड्स, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें जो है यह बताया गया है कि जो भी नागरिक जिनके अलग अलग लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है, कल्चर है, वह उनका संरक्षण कर सकते हैं, रिजर्व कर सकते हैं उन्हें। इसी के अंतर्गत जैसे कि हम देखते हैं कि अलग अलग स्टेट में, इंडिया में ही कितने भाषाओं का निर्माण हो गया, कितने स्क्रिप्ट और कल्चर हो गए। जैसे कि एक अगर इंडियन है और उसे अगर हर स्टेट में घूमना है तो उसे हर स्टेट की थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज और स्क्रिप्ट की जानकारी लेनी पड़ती है। यहाँ पे हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा जो है भाषा में विविधता देखी जाती है। क्यों? क्योंकि वह हमारे आर्टिकल 29 में संरक्षित किया गया है। यहाँ पे हर स्टेट का अलग अलग लैंग्वेज है लगभग, और सबको संरक्षण मिली हुई है। सब जगह जो है वह प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने अपने अलग लैंग्वेज और स्क्रिप्ट को। और इसमें बात करी गई फ्रेंड्स कि कोई भी ऐसा सिटीजन है जो कि उसके स्टेट के किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उसमें दाखिला ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और उसमें कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा जाति, धर्म या लैंग्वेज के बिना पे। और आर्टिकल 30 जो है उसने माइनॉरिटी को यह अधिकार दे दिया कि वह एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश कर सके, एडमिनिस्टर कर सके। आर्टिकल 31A, B और C में कोई भी ऐसे लॉ जो फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट करे उन्हें सेव और टर्मिनेट करने का प्रावधान दिया गया। जैसे कि जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन होते हैं, अमेंडमेंट्स होते हैं, वह इन्हीं के तहत होते हैं। अब आर्टिकल 32 की अगर बात करें तो यह जो हम जितने भी रीट पिटीशन दायर करते हैं वह इन्हीं के अंदर दायर करते हैं। यह हमें अधिकार देता है कि अगर हमारी कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट होती है तो हम डायरेक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट को मूव कर सकते हैं और वहाँ पे रीट पिटीशन डाल सकते हैं अपने अधिकारों के हनन के खिलाफ। अब आर्टिकल 33 जो है वो क्या कहता है? यह आर्टिकल 33 जो है कहता है कि समय समय पर पार्लियामेंट जो है वह पुलिस और आर्म फोर्स के फंडामेंटल राइट्स में मॉडिफिकेशन कर सकती है ताकि वह पब्लिक ऑर्डर और डिसिप्लिन मेंटेन कर सके और उनको थोड़ा एक्स्ट्रा राइट प्रोवाइड करती है ताकि वह जो सिटीजन्स के बीच में एक समान स्तर पे शांति मेंटेन कर सके और अपनी ड्यूटी को अच्छे से निभाने के लिए उनको थोड़े अलग और स्पेशल जो है अधिकार दिया जाता है जो कि पार्लियामेंट के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। अब आर्टिकल 34 जो है पार्लियामेंट को यह अधिकार प्रदान करता है कि वह किसी भी सरकारी कर्मचारी या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किए गए कोई भी ऐसी व्यवस्था को बरकरार रखे या उन्हें पुनः निर्मित कर सके जिससे कि एक उचित व्यवस्था की स्थापना होती है। और यह जो है किसी भी मार्शल लॉ के क्षेत्र में किसी भी दिए जाने वाले दंड को कानूनी रूप से वैधता प्रदान कर सकती है। तो यह रही फ्रेंड्स हमारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया। आई होप कि आपको यह क्लियर हुआ होगा और आप इसे याद रखने के लिए इस वीडियो को देखें, बार बार देखें, क्योंकि एक बार में कोई भी इसे याद नहीं कर सकता और यह सब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हर एक सिटीजन के लिए जानना। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।